बताइए dc1/dt, dc2/dt, dc3/dt कुछ याद आ रहा है क्या होता है? इंटरेक्टिव रहिए जरा, बताइए dc1/dt कहाँ पे था, कौन से टॉपिक में था ये हमारे पास? केमिकल रिएक्शन में था, समेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका फॉर्मूला बताइए जरा, याद हो तो। सर dc1/dt is equal to so K2C3 minus K1C1C2। यस, तो जब हम केमिकल रिएक्शन को सिमुलेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्टर में, तो क्या हमें रैंडम नंबर्स की जरूरत पड़ती है? यस और नो? बताइए कोई भी। हम अक्सर सिमुलेट ये टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, रैंडम नंबर से नहीं चलता। नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग तो क्यूइंग सिस्टम में भी चलता है ना। सिमुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, इस मिनट पर, अगले मिनट पर, अगले मिनट पर, अगले मिनट पर। तो जब हम क्यूइंग सिस्टम को कर रहे थे वो भी टाइम के अकॉर्डिंग मूव कर रहा था, बट देयर वी नीड रैंडम नंबर्स फॉर द सिमुलेशन। बट इन दिस केस वी डोंट नीड रैंडम नंबर्स, वी डोंट नीड रैंडम नंबर्स। बताओ कारण क्या है, क्यों नहीं जरूरत है यहाँ पे रैंडम नंबर? Why there is no need of random numbers? So these are continuous simulation. These are continuous simulation. Continuous simulation तो बहुत सारे होते हैं, है ना? सारे continuous, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए कोई इन्वेंटरी में कोई ऐसी लिक्विड आइटम है जिसकी हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूस सिमुलेशन में आएगा। कंटिन्यूस सिमुलेशन की वजह से नहीं है, ऐसा इसलिए है बिकॉज वी आर हैविंग अ सर्टेन मैथमेटिकल रिलेशनशिप, एनालिटिकल और मैथमेटिकल relationship. Yes, yes, we are having certain mathematical formulas for the chemical reaction. Rate of change of chemical 1, rate of change of chemical 2, rate of change of chemical 3. We are having this formula. तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मेमोराइज। ठीक है, यदि केमिकल रिएक्शन की सिमुलेशन आती है एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूले थोड़ी मिलेंगे, फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए, यू शुड मेमोराइज इट। और इस केमिकल रिएक्टर को हमने क्लास में सिमुलेट किया था, कितने स्टेप्स के लिए किया था याद है? ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग सिमुलेट किया था। उसमें क्या किया था, एक तरफ हमने टाइम ले लिया था, 0 टाइम पर केमिकल 1, केमिकल 2, केमिकल 3। ठीक है ना, ये रिएक्शन थी हमारी C1 + C2 इज गोइंग टू C3, यही थी केमिकल रिएक्शन। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इनिशियली C1 का कंसंट्रेशन कितना था, मान लीजिए 100 था, C2 का कितना था, मान लीजिए 150 था, C3 का कितना था 0। तो इनिशियल लाइन तो आपकी ये आएगी। उसके बाद आपको इस प्रॉब्लम को सिमुलेट करना है। सपोज यू हैव टू सिमुलेट फॉर 2 मिनट्स, you have to simulate for 2 minutes, then you will take some incremental value. So let the incremental value is 0.2 minute, then 0.4 minute, 0.6 minute and so on. कितने स्टेप आएंगे बताओ 2 मिनट में? बताइए 10 स्टेप आएंगे, है ना? तो if you want to simulate this problem for 2 minutes, then there will be 10 steps. If my increment is 0.1, then number of the steps will be double, 20. ठीक है? So in computer simulation we can go for 2000 steps, but manually we can do it for 10 or 20 steps. ठीक है? तो क्या आपको इसमें जरूरत है रैंडम नंबर्स की? There is no need of random numbers because there is a certain relationship, है ना? C1 का rate of change, C2 का rate of change, C3 का rate of change, there is a certain relationship. So you can do these simulations without the use of random numbers. ठीक है? पाई की वैल्यू निकाली थी हमने, पाई की वैल्यू निकाली थी मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन से। तो क्या हमें उसमें रैंडम नंबर की जरूरत पड़ी थी? वहां पे हमें रैंडम नंबर की जरूरत थी, है ना? वहां पर हमें रैंडम नंबर्स की नीड थी। ठीक है, क्योंकि हम वहां पे काउंटिंग कर रहे थे। एरिया को हमने नंबर ऑफ डॉट्स से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, है ना? नंबर ऑफ द डॉट्स इन द पर्टिकुलर एरिया।
तो वहां हमें रैंडम नंबर की जरूरत थी। रैंडम वॉक प्रॉब्लम में क्या हमें रैंडम नंबर की जरूरत थी? यस और नो? यस सर। यस यस यस। इन इन्वेंटरी सिमुलेशन रैंडम नंबर की जरूरत थी। यस, क्वीन सिमुलेशन रैंडम नंबर की जरूरत थी। इंटीग्रेशन निकाला था हमने 2 to 5x to dx, क्या इसमें हमको रैंडम नंबर की जरूरत थी? यस और नो? पढ़ते नहीं हो? पता नहीं, तो रिवाइज हो चुका है, रिवाइज करिए। दैट वी हैव कंप्लीटेड। बताओ इसका इंटीग्रेशन निकालने में क्या आपको रैंडम नंबर की जरूरत पड़ेगी? यस और नो? सब लोग रिवीजन कर लीजिए, आज की क्लास में रिवीजन पड़ेगी पड़ेगी, है ना? देयर इज ए नीड, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो कर्व होता है वो आपका एक सर्टेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। तो इधर एक रैंडम नंबर की जरूरत पड़ेगी और एक रैंडम नंबर आपको इधर भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, राइट? एक्सटर्नल बलास्टिक आपने किया था, क्या आपको उसमें रैंडम नंबर की जरूरत थी? एक्सटर्नल बलास्टिक, क्या उसमें रैंडम नंबर की नीड थी? यस और नो? नो सर, सर उसमें फॉर्मूला था। यस, देयर वाज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप, इसलिए वहां पे नहीं थी, इसलिए वहां पे रैंडम नंबर की जरूरत नहीं थी। तो रैंडम नंबर की जरूरत कहां पर पड़ती है? जहां पर अनसर्टेनिटी होती है, जहां पर प्रोसेस में अनसर्टेनिटी होती है, वहीं पर रैंडम नंबर की जरूरत होती है। यदि कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप है आपके पास तो वहां तो कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, द प्रोसेस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप, so then there is no need of random numbers. ठीक है, suppose I am drawing a equation of the y equal to x plus 3. It is a mathematical relationship between x and y. So if I want to simulate this straight line, so should I need any random number? No, because it is a mathematical relationship. ठीक है, गुड। तो ये थोड़ा सा हमारी बात हो गई इसमें। और जब हमने वो वाली प्रॉब्लम की थी परस्यूट प्रॉब्लम, जिसमें बॉम्बर किसका पीछा कर रहा था? बॉम्बर का पीछा फाइव कर रहा था, परस्यूअर, है ना, फाइटर प्लेन। तो क्या उसमें हमको रैंडम नंबर की जरूरत थी? नो सर, उसमें भी फॉर्मूला था। हाँ, उसमें हमें क्या रैंडम नंबर की जरूरत थी? नो सर। अभी एक फॉर्मूला था, ठीक है, और उसमें जो एक्स जो बॉम्बर के कोऑर्डिनेट्स थे, है ना, बॉम्बर मान लीजिए पहले यहाँ पर एक पॉइंट पे है कि बॉम्बर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। बॉम्बर मान लीजिए अपनी पोजीशन को बदलता जा रहा है, तो बॉम्बर की पोजीशन यदि अनसर्टेन है, बॉम्बर की पोजीशन यदि अनसर्टेन है, तब हमको रैंडम नंबर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि क्वेश्चन में बॉम्बर की पोजीशन डिफाइंड है, पहली पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे पोजीशंस डिफाइंड है, हाँ, देन देयर इज नो अनसर्टेनिटी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड हो गए। और जब अनसर्टेनिटी नहीं है तो रैंडम नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ये कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड ना हो, ठीक है, उसकी मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड हो, उसकी बॉम्बर की मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यदि डिफाइंड हो हिस्टोरिकल डेटा से, तब आपकी वहां पे अनसर्टेनिटी आएगी, फिर आपको रैंडम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इतने सारे एग्जांपल देके आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कहां पर आपको रैंडम नंबर की नीड होती है और कहां पर आपको नीड नहीं होती। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाजा लग जाएगा। इफ देयर इज अनसर्टेनिटी मींस यू नीड रैंडम नंबर्स। ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स फॉर द जनरेशन ऑफ द रैंडम नंबर्स? नाम बताओ, सागर शर्मा, दो तीन नाम बताओ। मिड स्क्वायर रैंडम नंबर जनरेटर और वो मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए एक सीड मैंने दे दिया 5673, एक सीड है, इससे मिड स्क्वायर नंबर जनरेट करोगे 10, कितनी? 10, 10 नंबर मिल जाएंगे। इन 10 नंबर का मीन निकाल सकते हो? हाँ, टोटल करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे,
क्या इनका वेरिएंस निकाल सकते हो? है ना? तो रिवाइज रिवीजन भी तो नाम है आज की क्लास का, रिवाइज, है ना? रिवाइज कर डालिए क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास, है ना? कर तैयारी कर लीजिए। तो मान लीजिए आपने मिड स्क्वायर से इतने नंबर जनरेट करी, फिर इन नंबर्स का आपको मीन पता निकालना आना चाहिए, आपको उसकी वेरिएंस निकालना आना चाहिए, आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना आना चाहिए। मान लीजिए कोई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका मान लीजिए पैरामीटर जो है 11 है। किसी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कितना है? 11 है। ठीक है, तो क्या आप इस डिस्ट्रीब्यूशन की 15 नंबर बता सकते हो? कोई रैंडम ऑब्जर्वेशन बता सकते हो? क्यों? तो कल की क्लास में भी हुआ है। यस प्रत्युष आप बताइए, इफ द पैरामीटर कैन यू फाइंड द 15 ऑब्जर्वेशंस? We can find the first observation is given by beta minus beta plus beta minus beta log 1 minus r to the base c. So this is your first observation. R is r1, x2 minus beta log 1 minus r to base c. First observation, second observation, and so on. तो क्या चाहिए? पैरामीटर तो गिवन है, पैरामीटर मतलब मीन, मीन मतलब बीटा, पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर 11 है, इसका मतलब मीन 11 और रैंडम नंबर तो रैंडम टेबल से मिल जाते हैं, या कहीं से भी दी होगी या निकाल सकते हैं, या सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हैं, मैटलैब से आपने 10-15 स्टेप्स के लिए आपको सर्टेन रैंडम नंबर्स डिफाइन की हुई मिलेंगी और यदि ना मिले देन यू कैन यूज द टेबल्स। ठीक है, क्वेश्चन में रैंडम नंबर नहीं दिए हैं और आपको जरूरत पड़ रही है देन यूज टेबल्स। वैसे ज्यादातर केस में यदि रिक्वायर्ड होगी तो गिवन होगी। ठीक है, तो ये 15 ऑब्जर्वेशन आ गए। अब इन 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो, यस और नो? बताओ सागर। यस, तो बताओ ये कितना आएगा मीन? अरे पता कैसे नहीं है, यही तो पूछना है। पता क्यों नहीं है? पता है, सामने है। ये क्या है? क्या है ये? मीन है। और ये क्या है? तो फिर तो ये 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना आना चाहिए? हाँ वो तो कर देंगे, लगभग कितना आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए, है ना? 10.785 या 11.10 कुछ ऐसा आना चाहिए आसपास। ठीक है, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जनरेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक रैंडम बंदा है कोई, क्या बोलते हैं उसको? ड्रंकर्ड मैन। ड्रंकर्ड मैन, फॉरवर्ड जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, बैकवर्ड जाना, स्टेशनरी हो जाना। कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 5। और भी हो सकते हैं। 45 डिग्री पे जाना, 135 डिग्री पे जाना, इधर जाना, इधर जाना। दिशाएं तो अनंत हैं, कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, बट मान लीजिए कि हम केवल 4 या 5 ऑप्शन पे बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो जितनी कॉम्प्लिकेटेड आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल प्रोसेस। एक्चुअल प्रोसेस जो भी होगी उसकी डायनामिक्स को आपको क्या करना है? मॉडलिंग में इनबिल्ट करना है। तो पहले आपके पास एक रियल सिस्टम है, रियल सिस्टम की डायनामिक्स को पिक करेंगे आप कंसेप्चुअल मॉडल में, और उस कंसेप्चुअल मॉडल में फिर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो बन जाएगा ऑपरेशनल मॉडल। क्या बन जाएगा? ऑपरेशनल। और फिर उस ऑपरेशन मॉडल में आप वर्क करेंगे, सिमुलेशन करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, और उन रिजल्ट्स को आप रियल सिस्टम के साथ क्या करोगे? कंपेयर करोगे, वेरीफाई करोगे।
ठीक है, तो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस के बीच में वैलिडेशन चलती रहेगी, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस के बीच में वैलिडेशन चलती रहेगी, यहां से यहां पर भी आपका वेरिफिकेशन चलता रहेगा, वाइस वर्सा। ठीक है, सो इट इज इटरेटिव प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इटरेटिव प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, तो मान लो कि ड्रिंकर में ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ठीक है, किधर जाएगा ये, फॉरवर्ड लेफ्ट राइट कहां जाएगा, इधर भी जा सकता है। तो आपको ये 20 स्टेप्स के लिए इसको करना है, तो कैसे करोगे, एग्जाम में मान लीजिए आ जाता है क्वेश्चन कि 20 स्टेप्स के लिए इसको करो, सिमुलेट करो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आपको फॉरवर्ड की, बैकवर्ड की, है ना, फॉरवर्ड की, लेफ्ट की, राइट की, बैकवर्ड की और स्टेशनरी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, मान लीजिए देखिए 10%, 20%, 30%, 10, 20, 30, 30, 60, 60 और 20, 80, 80 और 20, 100। अब ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है, तो जरा बताना पहली मूव किधर ले जाओगे इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्यों ले जाओगे फॉरवर्ड, कहां से पता लगा, हाँ, तो फिर आपने फॉरवर्ड कैसे ले लिया, आपने रैंडम लिया, तो रैंडम का बेस क्या था, आपने फॉरवर्ड ही लिया, रैंडम मतलब बेस क्या है उसका, तो कुछ बेस बनाना पड़ेगा ना, ऐसे अंधी में थोड़ी कुछ भी ले लोगे, यू हैव टू मेक सम बेस, और वो बेस ही क्या है, असाइनमेंट ऑफ रैंडम नंबर, असाइनमेंट ऑफ रैंडम नंबर, आप रैंडम नंबर असाइन करो। अब बताओ यहाँ कितने क्या असाइन करोगे रैंडम नंबर, 0 0 से 9, तो आप ये काम 2 डिजिट रैंडम नंबर से करना चाहते हो, हाँ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसको आप 1 डिजिट से करिए, 1 डिजिट रैंडम नंबर से करिए सपोज, तो आप यहाँ क्या असाइन करेंगे, 1, और यहाँ क्या असाइन करेंगे, यहाँ 3, देखो टोटल रैंडम नंबर कितनी है, कितनी है टोटल, 0 to 9, 10 है, 10 का 10% कितनी हुई, तो एक रैंडम नंबर असाइन करो, 10 का 20% तो 2 रैंडम नंबर असाइन करो, 2,3, तो डायरेक्ट 3 से थोड़ी काम चल जाएगा, असाइनमेंट रैंडम नंबर है, if you will assign only 3 then that is wrong, you have to assign 2 and 3। अब नेक्स्ट बताइए, 4, 5, 6, यस, नेक्स्ट 7, 8, नेक्स्ट 9, 0, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 0 को यहां लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, तो ये आपकी रैंडम नंबर असाइन हो गई, ठीक है। अब आपने टेबल देखी, टेबल में पीछे पहली वाली नंबर क्या है, जैसे 2, क्या है 2, तो बताओ 2 का मतलब किधर जाएगा, 2 का मतलब इधर जाएगा सर, ये लेफ्ट, देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं अभी, लेफ्ट, चलो ये आपका A ये B, फिर अगली रैंडम नंबर है 1, फॉरवर्ड जाएगा, चलो C, फिर 8, बैकवर्ड वापस B पे आ गया, वापस B पे आ गया, अब फिर से 1, वापस C पे आ गया, ठीक है, फिर 9 पे स्टेशन ही रहेगा, फिर भी C पे ही रहेगा,
9 के बाद फिर 2, तो उसके बाद से लेफ्ट हो जाएगा 2 का मतलब लेफ्ट में तो डी पे आ गया, ठीक है, और फिर 2 है फिर लेफ्ट हो जाएगा तो कहां पे आ गया, ई ई पे आ गया, ठीक है, और फिर 3 फिर लेफ्ट हो जाएगा एफ पे आ गया, और 3 के बाद फिर 9 स्टेशनरी स्टेशनरी, और फिर चेक, चेक पे सारी जाएगा राइट में मतलब वापस ई पे आ गया है। सो अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ई, फाइनल पोजीशन इज ई। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कितनी रैंडम नंबर मैंने बोली है, 2 4 6 8 10 रैंडम नंबर बोली है मैंने। तो आफ्टर 10 स्टेप्स, आफ्टर 10 movements या 10 steps, what is the position of the drunker, the position of the drunker is E, what is the coordinate of E, ई तरह से मान लीजिए ये डिपेंड करता है, एक स्टेप उसका मान लीजिए 2 फुट का है, एक स्टेप उसका कितने का है, 2 फुट, मान लो एक मूवमेंट में 2 चलता है ना, तो ये क्या हो गया 2,0 2,2, ठीक है, फिर ये -4,2 -4,2, so this is -6,2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस तय की है और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है ड्रंकर मैन का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, अब आपको ये बताना है कि उस ड्रिंकर मैन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 स्टेप्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, बताओ सागर कितना कितना आएगा? डिस्टेंस कितना आएगा और 8 आएगा। हाँ, डिस्टेंस कितना आएगा? 8 यूनिट फुट, 8 फुट। कैसे निकाला आपने? 2 तो इधर गया फिर हाँ। इधर गया, 2 टोटल डिस्टेंस टोटल तो होगी। देखो 2 हां 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 8 + 2 10। डिस्टेंस क्या होती है? मान लीजिए मैं मथुरा से मथुरा आगरा, आगरा मथुरा, मथुरा आगरा, आगरा मथुरा 4 बार गया, मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? बोलो 4 टाइम्स। कितनी? मान लो मथुरा से आगरा 50 है, 4 बार रिपीट हो गया, दूसरा आपने ये 400। ठीक, तो when it is repeating from here to here, why you are not adding? यस सर। That's a mistake. So in distance everything will be added. ठीक है? So the final answer for the distance travels is 20 feet. इस तरह के ट्विस्ट हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, वेरी केयरफुल, दिमाग खोल के काम करना। What is the distance traveled by the drunken man? बताओ। 20 feet. ठीक है? What is the displacement? कोऑर्डिनेट के साथ ट्रायंगल आंसर बताइए। ये हो जाएगा। हाँ, 6 का स्क्वायर आप भी बताओ, कोई भी बताइए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 140 फीट। अच्छा, चलो, तो देखो कैसे निकाला आपने, जरा मेथड बताइए। दिस इज ई पॉइंट, दिस इज ओरिजिन, जॉइन AE, सो AE इज द डिस्प्लेसमेंट, AE is the, so AE can be found by √ x2 - x1 square y2 - y1 square, ये तो फॉर्मूला होता है। तो 6 square plus 2 square, 6 - 0 square, so 36 plus 4, so it is 40, 140 feet, है ना? Your answer is right. 140 feet will be the displacement. Now, what is the speed of the drinker and what is the velocity of the drinker? Suppose he takes, एक स्टेप में मान लो उसको 10 सेकंड लगता है, ये गिवन है क्वेश्चन में। The drinker takes 10 seconds for one step. So what is the velocity of the drinker? What is the speed of the drinker?
बताओ। चलो स्पीड हो जाएगी 20 और 10 सेकंड 20/10, लेकिन 20 डिस्टेंस तो 10 स्टेप की है, तो डिस्टेंस 10 स्टेप की ले रहे हो तो टाइम भी तो 10 स्टेप का लोगे। तो निकालो, स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस कवर्ड in 10 steps is 20 feet. Time taken for 10 steps is 10 into 10, 100 seconds. It is 1/5 feet per second. It is the speed of the drinker during the journey. During the journey. What is the velocity? What is the velocity? So velocity is given by displacement over time. Displacement over time, है ना? A upon T. So it is √40 by time 100 seconds. Solve it. Then we will answer in feet per second. ठीक है? So ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने आपको थोड़ी सी एनालिसिस पार्ट बताया है कि इस मूवमेंट के बाद में हम प्रोसेस को कैसे वो कर सकते हैं, है ना, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उससे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस पैरामीटर्स वी कैन टेक द फर्दर डिसीजंस। ठीक है? यस, क्लियर है अंकुर चौहान? वेलोसिटी और स्पीड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ओके ओके, फाइन फाइन। तो टाइम भी हो गया है, so I think it is sufficient for today, and we will again revise in the tomorrow class, है ना? We will revise 2-3 lectures, we will revise, है ना? आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा आप पढ़ के आइए, है ना? थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से पढ़ के आइए, so that you are able to give the answers of my questions. ठीक है? Any query? Please unmute and mic and ask if you have any query. Sagar, have you any query? Yes. From online students, are you having any query? So I think there is no query. Okay, thank you very much. Thanks for listening. Thanks for watching.